ठीक, नहीं नहीं, भारत माता चुप रही है। हाँ, थोड़े से नहीं नहीं। या ऐसा करेंगे। हाँ, ये ठीक है। नमस्कार अमन जी, शुरू कर सकते हैं? हाँ, बस 1 मिनट। लाइव चल रहा है मेरे हिसाब से। जी, फेसबुक और यूट्यूब पर विश्व संवाद केंद्र के लाइव है। लाइव हो गई फेसबुक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व संवाद केंद्र मालवा द्वारा आज से प्रारंभ हो रही अमृत महोत्सव के निमित्त स्वराज संवाद इस वेबिनार में। आवाज आ रही है भाई साहब? आवाज आ रही है भाई साहब? आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा है। आगे जी जी। सभी दर्शकों का विश्व संवाद केंद्र मालवा द्वारा अमृत महोत्सव के निमित्त आज से फेसबुक और यूट्यूब जो विश्व संवाद केंद्र मालवा के हैं उन पर एक वीडियो सीरीज, बड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो सीरीज आज से प्रारंभ हो रही है। इसका नाम हमने स्वराज संवाद रखा है और यह वर्ष अमृत महोत्सव का है और स्व के जागरण के लिए हम सब इस वर्ष कार्य कर रहे हैं। तो स्व के जागरण के लिए भारत का जो मूल है उसको जानने का भी यह समय है और इसी कड़ी में आते हैं हमारे जनजाति नायक, उन जनजाति नायकों को जिनको वर्षों से भुला दिया गया या किसी षड्यंत्र के तहत उनके बारे में जानकारी देश को नहीं आने दी, लेकिन अब देश को उनके बारे में पता चल रहा है। चाहे वह बिरजू नायक हो, खाजा नायक हो, भीमा नायक हो या टंटिया मामा हो या बाबा बिरसा हो, आज सबके बारे में हमें पता चल रहा है और इसी स्वराज संवाद के माध्यम से हम अपने इसी ज्ञान को और बढ़ाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस विषय पर जिन्होंने काम किया है ऐसे लोगों को हम नियमित आमंत्रित कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि इस स्वराज संवाद के पहले एपिसोड, धुआंधार एपिसोड जिसे कहते हैं, ओपनिंग एपिसोड ही बहुत अच्छा हो रहा है। हम सबके बीच में, हम सब जिन्हें जानते हैं, आदरणीय लक्ष्मण जी भाई साहब हमारे बीच में हैं। वे आजकल उप सचिव है मध्य प्रदेश शासन के और जनजाति मामलों के जो अग्रगण्य लोग हैं पूरे देश में, जो विशेषज्ञ हैं, जो जानते हैं, उनमें से एक भाई साहब हैं। आजकल पूरे देश में वेबिनार उनके चल रहे हैं, भाषण चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमारे लिए उन्होंने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से भी आग्रह है कि हमने पहले ही कहा था कि आपके प्रश्न हम लेंगे, आपके मन में जो जिज्ञासा हो वो भी आप कमेंट्स में बताकर, और हमने आप प्रश्न देंगे तो हम उनका भी भाई साहब से प्रश्न करेंगे। तो आज हम इसे शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब और सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसे शेयर करते रहें अपने सभी मित्रों को, अपने सभी ग्रुप्स में। आपने भारत में जनजाति समाज का स्वातंत्र समर में योगदान, इस विषय पर हमारा व्याख्यान है। तो भाई साहब इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि जनजाति नायकों का स्वातंत्र समर में क्या योगदान रहा? जी, सबसे पहले तो विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी श्रोताओं को और जो भी इस अन्य सभी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं सभी को मैं बहुत बहुत सादर नमस्कार करता हूं कि इस पुनीत कार्य में हम सब जुड़े हुए हैं। जैसा कि
अमन जी ने बताया, ये आज़ादी का 75 वर्ष है, 75वां वर्ष चल रहा है और पूरा देश इस आज़ादी के 75वें वर्ष में स्वाधीनता का जो स्व के तत्व है उसकी अनुभूति के लिए जो भी प्रकल्प हैं वो कर रहे हैं। अमन जी, मेरी आवाज़ ठीक है, आप क्लियर है? जी स्पष्ट आ रही है। जी। तो जैसा कि विषय स्पष्ट है, स्वातंत्र समय समर में जनजातीय नायकों का योगदान। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जब इसका 50 वर्ष वाला, जब आज़ादी के 50 वर्ष थे तो भी हम सौभाग्यशाली हैं। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, ये पुस्तक है फ्रीडम स्ट्रगल। इस पुस्तक का आप प्रीफेस पढ़ेंगे तो ये पुस्तक का जो प्रीफेस है 2 अगस्त 1972 को लिखा गया था और श्री नूरुल हसन जो हैं उस वक्त मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, सोशल वर्क एंड कल्चर के। अब ये पूरी पुस्तक आप पढ़ लेंगे तो इस पुस्तक में तो मुझे जनजातियों का योगदान दुर्भाग्य से उसमें नजर नहीं आया। मैं इसलिए इस पुस्तक की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये उस वक्त की एनबीटी की पुस्तक है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जनजातियों के योगदान को क्यों हमें इस बार प्रमुखता से बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लगभग जो 75 वर्ष का हमारा इतिहास रहा है उसमें जनजातियों का जो योगदान है उसे इतिहासकारों ने, तथाकथित इतिहासकारों ने जो स्थान दिया जाना था वो नहीं दिया गया। अब हम सभी जानते हैं कि जो भारत का इतिहास लेखन रहा है वो, उसकी जो विधाएं रही हैं वो बड़ी स्पष्ट रही हैं। या तो उसे एक विचारधारा के तहत लिखा गया जिसमें ये दर्शाया गया कि केवल एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति के माध्यम से आज़ादी मिली, जिसे कि एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये विचार है। दूसरा विचार रहा वामपंथी लेखकों का, जिन्होंने की पूरी एक बैटरी ऑफ राइटर्स जो रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की कि जो भारत का स्वतंत्र समय था वो कोई विशेष राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, वो बस वहाँ के जल जंगल जमीन या वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ आंदोलन था। इसका एक मूल उद्देश्य ये रहता है कि अभी भी वो चाहते हैं कि जो एक वर्ग विभेद है वो चलता रहे। हमें मानना होगा कि हम बड़े ऋणी हैं परम पूज्य वीर सावरकर जी के, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस बात को कहा कि 1857 का जो समर था वो कोई एक सामान्य जन आंदोलन नहीं था, वो भारत की आज़ादी का पहला स्वतंत्र आंदोलन था। तो मैं समझता हूँ बात शुरू होनी चाहिए 1857 से 1947 तक की, क्योंकि ये पूरा जो कालखंड रहा है इस कालखंड में सैकड़ों अनगिनत लोगों ने इसमें योगदान दिया। जो प्रमुख योगदान रहे हैं उसमें किसानों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उसमें जो हमारे महान क्रांतिकारी रहे, जिसमें कि मध्य प्रदेश की माटी से चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी यहाँ से थे, उनका जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जनजातीय नायकों का। मैं बहुत संक्षिप्त में इस बात को कहना चाहता हूँ कि जनजातियों के योगदान को समझने की आवश्यकता है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप पूरे ब्रिटिश आक्रमण और इतिहास को उठाकर देखें तो ये द्रष्टव्य होगा, ये बात समझ में आएगी कि ये पूरी एक षड्यंत्र के तहत पूरा ये किया गया कि कैसे जनजातीय क्षेत्रों में जो योगदान था उसको किसी तरह से हटाया जाए। षड्यंत्र ये था कि जो जनजातीय समाज है उसकी जो अस्मिता है, उसका जो अस्तित्व है, उसे कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए ताकि वो एक व्हाइट मैन बर्डन, जिसे हम कहते हैं, एक शब्द आता है व्हाइट मैन बर्डन, उसके लिए तैयार हो सके और उस व्हाइट मैन बर्डन के तहत उनकी जो एक रीति रिवाज परंपराएं आस्थाएं थी उनको किसी ना किसी तरह से। तो मैं अपने उद्बोधन को 3 हिस्सों में रखूंगा। अमन जी, आपका माइक चालू है शायद जी। तो मैं अपने उद्बोधन को 3 हिस्सों में रखना चाहता हूँ। पहले पार्ट में हम तथ्यात्मक बातें करेंगे, तथ्यात्मक चीजों पर ध्यान देंगे। दूसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे लोक में क्या व्याप्तता है, लोक में आज इस तरह के जो हमारा पूरा जनजातीय समाज का जो एक विमर्श आज हम सामने देख रहे हैं उसकी लोक में क्या व्याप्तता है। और तीसरे पार्ट में जो आपने कहा कि प्रश्न उत्तर जो हम वो सवाल ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से की जाए कि पूरे व्यूह को कैसे समझा जाए और जनजाति के योगदान को कैसे समझा जाए।
सबसे पहली बात होती है 20 मई 1498 को, जब वास्को डिगामा एक भारत के कालीकट तट पर आता है। ऐसा नहीं कि उसके पहले व्यापारी नहीं आ रहे थे, पर ये जो व्यापारी आता है, ये व्यापारी उन पोर्तुगीज व्यापारियों के साथ आता है और एक नया रास्ता मिल जाता है। हम ये जानते हैं कि पोर्तुगीज और डच ये दोनों अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से भारत में काबिज हो गए थे, उनकी कॉलोनियां थी। और भारत में कोरोमंडल तट, मलाबार तट, ये जो दो प्रमुख तट थे, इन तटों पर इन दोनों पोर्तुगीज और इनकी कॉलोनियां लग गई थी। परंतु इनके शुरुआत के 100 वर्षों तक भी, लगभग 50 वर्षों तक भी, ये जो जहाँ पे जनजाति समाज रहता है उन क्षेत्रों में इनका कोई पेनिट्रेशन नहीं था। जनजाति समाज अपने उसमें जो उनका जल जंगल जमीन पर आधिपत्य है उसमें काबिज था, उस पर स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। अब हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, जहां पर ब्रिटिश कायम हुए, चाहे सूरत प्रेसिडेंसी को छोड़ दें, मद्रास प्रेसिडेंसी को छोड़ दें, क्योंकि मराठा एम्पायर नीचे बहुत स्ट्रांगली उसको होल्ड किया हुआ था। सबसे पहली शुरुआत जो डिसकंटेंट की है वो होती है बंगाल प्रेसिडेंसी से। उस वक्त पे बंगाल प्रेसिडेंसी में तत्कालीन समय का बंगाल, अवध का बड़ा हिस्सा, झारखंड या बिहार का जो हम हिस्सा मानते हैं, और उत्तरी उड़ीसा का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा उसमें संलग्न था। हम मोटा मोटी कहें तो पूरा छोटा नागपुर का, भारत का पूर्वी पठार जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, पूरा वहां पर था। ये बात माननी होगी कि वर्षों से जो अन्य समाज है और जनजाति समाज है उनके बीच सह अस्तित्व का विषय चल रहा था। किसी तरह से कोई वर्ग संघर्ष, ऐसी कोई घटनाएं कहीं इतिहास में हमें मिलती नहीं है, जबकि इतिहास बहुत ओपन रहा है। आप जानते होंगे कि बाबा बैजनाथ जो आज हैं, वो जो रोहतासगढ़ और बाबा बैजनाथ का जो गढ़ है, वहां पे उरांव समाज के लोग ही शासक थे, वहां पे वो उनके ही आराध्य थे। तो एक पूरी व्यवस्था थी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो पहला कुठाराघात हुआ वो था परमानेंट सेटलमेंट का, जिसे हम कह सकते हैं कि उस दिन के बाद, परमानेंट सेटलमेंट के बाद से भारत की जो भूमि थी वो भूमि अंग्रेजों के सीधे आधिपत्य में चली गई। और जो भी भूमि का मालिक थे, परंपरागत रूप से जो जनजाति समाज मालिक था या जो दूसरे समाज मालिक थे, अब वो भूमि के मालिक पर अगर अपना कर नहीं दे पा रहे थे तो वो भूमि सीधे सीधे क्राउन को या कंपनी को ट्रांसफर हो जा रही थी। इसके जो बड़े नुकसान हुए ये हुए कि जो ट्रेडिशनली कातकरी राइट्स होते थे कि जंगल को खेतीहर बनाने के बाद जो सामान्य वर्ग जो उस पर खेती करता था वो अपनी उपज का एक हिस्सा जनजातियों को देता था, जिससे कि उन दोनों के बीच एक सह अस्तित्व होता था। लेकिन जैसे ही भूमि उनके हाथ से खींचकर कंपनी के हाथ में चली गई और जो जितना अधिक कर देगा भूमि उसकी हो जाएगी, तो इस तरह से जो शोषण शुरू हो गया, इस हाथ से जनजातियों के हाथ से जल जंगल जमीन को अंग्रेजों ने छीन लिया। सबसे पहला विद्रोह जिसे हम जानते हैं वो हमारे बाबा तिलका मांझी का विद्रोह था। जो आज का भागलपुर है वहां पर तिलका मांझी जो थे, उन्होंने मात्र अपनी गुलेल से वहां के एसपी का सर फोड़ दिया और उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो ये पहला विद्रोह तिलका मांझी का, जिसे हम संथाल परगना का विद्रोह कह सकते हैं, वहां से शुरुआत होती है। और देखिए ये 1780 के आसपास का जो घटना ये है, ये पहला एक लैंडमार्क डिसीजन। इससे पहले लगभग 10 सालों से बातें हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस तरह से अनाजों को एक तरह से कर के रूप में लेना शुरू कर दिया था, सभी क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति निर्मित होने लगी थी। अब तिलका मांझी का जो विद्रोह होता है ये इसलिए भी प्रोमिनेंट है क्योंकि इस विद्रोह ने चिंगारी में आग लगाई, तिलका मांझी के विद्रोह ने। और उसके बाद हम देखते हैं एक बैटरी ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं, विद्रोह शुरू हो जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा विद्रोह सामने रख रहा हूं जो ये बात को बताते हैं कि पूरे देश में जहां जहां जनजाति समाज था उसने 1857 से लगभग 70-80 वर्ष पहले ही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। और ये बिगुल फूंकने के पीछे एक महत्वपूर्ण बात थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ ये जानते हुए कि उनके पास आधुनिक हथियार हैं और जनजातियों के पास उस तरह के हथियार नहीं, फिर भी उन्होंने जो भारत माता की भूमि की रक्षा को अपना धर्म मानते हुए विदेशियों के खिलाफ आक्रमण किया। अब आप देखते हैं 1770 में जो अकाल हुआ उसके बाद किस तरह संथाल परगना में विद्रोह हुआ। तो 1785 में तिलका मांझी का विद्रोह जानते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा बुद्धू भगत का जो विद्रोह है वो झारखंड में, जिसे हम लड़का विद्रोह भी बोलते हैं, ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट विद्रोह रहा छोटा नागपुर में। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर था, इनकी जो पूर्वोत्तर राज्यों में यू तिरोध सिंह नामक जो मेघालय की खासी हिल्स हैं
वहां पर भी लगभग एक बड़ा विद्रोह 1833 के आसपास हुआ, जो कि 1857 से बहुत पहले था और बहुत ही खतरनाक विद्रोह हुआ। यू तिरोत सिंह के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूं, जो खासी, गारो, जयंतिया और नागा विद्रोह हुए, उन विद्रोहों ने ब्रिटिश सेनाओं को उनके लड़ने के डॉक्ट्राइन को बदलने पे मजबूर किया, क्योंकि ये इतने संगठित विद्रोह होते थे, इतने गोरिल्ला विद्रोह होते थे कि ये लोग उनके असलाह खत्म होने तक उन पर तीरंदाजी करते रहते थे, और जब उनके असले खत्म हो जाते थे, बंदूकों का बारूद खत्म हो जाता था, फिर अपने जो, जिसे हम आज अपने यहाँ पे एक छोटा जिसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हंसिए के तरह का जो हथियार होता था, उससे आक्रमण करते थे और उनकी गर्दनों को साफ कर देते थे। इसीलिए पहली बार ब्रिटिश आर्मी ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देना भारत में उनको शुरू किया। मतलब ये पॉलिसी लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले वो केवल सोचते थे कि बस गोलियां चलाओ और जीत सकते हैं, लेकिन भारत में उन्हें हैंड टू हैंड ट्रेनिंग देनी पड़ी जनजातीय नायकों से लड़ने के लिए। आप देखते हैं कि झारखंड में भी तेलंगा खरिया विद्रोह होता है। उसके बाद आपको सीधो कानो मुर्मू का विद्रोह, जिसे हम संथाल हूल के नाम से जानते हैं, जो कि 1855 में हुआ। ये जो सीधो कानो मुर्मू का जो विद्रोह है, इसमें पूरा का पूरा परिवार उसमें अंग्रेजों के खिलाफ खत्म हो जाता है। और अगर आप बिपिन चंद्रा की जो रिसेंट किताबें पढ़ें, उसमें लिखा है कि लगभग एक संख्या जो है 65,000 संथाल जो वीर थे उनकी मृत्यु होती। आज के समय में आप संख्या सोचें कि गांव के गांव उजड़ गए होंगे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, 65,000 संथालों की जिसमें मृत्यु हुई। और इसमें एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है कि जब आखिरी 14 संथाल बचे थे, वो एक झोपड़ी से के अंदर से जिस प्रकार तीर चला रहे थे, और जब अंग्रेज अधिकारी बंदूकों से उस पूरी झोपड़ी को छलनी कर देते हैं, उसके अंदर से 70 वर्ष का एक संथाल वृद्ध योद्धा निकलता है और अपने हंसिए से उस अंग्रेज अधिकारी की गर्दन काट देता है, और उसके शरीर में कितनी गोलियां लगी रहती हैं। तो ये संथाल विद्रोह था जिसने उनको झकझोर दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि विद्रोह वहां नहीं रुका। नीलांबर पीतांबर नाम के आपको झारखंड में विद्रोह आपको याद होगा, एक बड़ा विद्रोह हुआ है। वीर सुरेंद्र साई थे जिन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में एक बड़ा विद्रोह ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद आप जानते हैं कोया रिवोल्ट 1862 में, जिसे थम्मन डोरा और अल्लूरी सीताराम राजू जिन्होंने लॉन्च किया। आपने हाल ही में जो RRR एक बड़ी देशभक्त मूवी देखी है, उसमें इसी उसका वर्णन है। और अल्लूरी सीताराम राजू का विशिष्ट मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि केवल जनजातीय अलग लड़ रहे थे या किसान अलग लड़ रहे थे या अन्य समाज, ऐसा नहीं है। अल्लूरी सीताराम राजू कोंडा रेड्डी थे, मतलब जो वहाँ के जमींदार परिवार से थे, वो जनजाति नहीं थे, लेकिन उन्होंने जनजातियों को संग्रहित किया और उस पूरे क्षेत्र के जो खम्मम क्षेत्र है, जिसे आज हम जानते हैं नरसीपट्टनम क्षेत्र जानते हैं, वहां पे तकरीबन 1.5 लाख के आसपास उन्होंने जनजाति योद्धाओं को एकत्रित किया। और आप यूं समझिए कि पूरे उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों को तहस नहस करके रखा। इसके बाद हम जानते हैं कि दिवा डिशुम सोरेन 1872 में सोरेन रिवोल्ट होता है। मैं ये नाम इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप उंगलियों पर भी इन्हें गिन नहीं सकते हैं। मैं बहुत चुनिंदा नाम बता रहा हूं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे लोगों के नाम देखना चाहें तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको बताता हूं कि गुंडाधुर का जो विद्रोह हुआ, जो संगठित विद्रोह में जिसे हम भूमकाल के नाम से जानते हैं, वो कभी भी अंग्रेज गुंडाधुर को नहीं पकड़ पाए। इतना विद्रोह हुआ। हमारे मध्य प्रदेश में टंट्या मामा का जो विद्रोह हुआ, अंग्रेज उनसे थरथर कांपते थे। भीमा नायक का विद्रोह हुआ कि भीमा नायक बड़वानी से लेकर नागपुर तक जब निकल जाते थे तो अंग्रेज सेनाएं डर के मारे अपने क्षेत्र से वापस हो जाती थी। इस तरह का उनका गोरिल्ला विद्रोह था। और ये वेदाची मूवमेंट चाहे गुजरात का हो, चाहे एंग्लो मणिपुर वार हो जिसे हम थंगल जनरल के नाम से जानते हैं, चाहे पाओना बिजवासी मणिपुर का खोंगमा विद्रोह हो, ये सारे विद्रोह जो है ब्रिटिश जो वॉर हिस्ट्री है उसमें लिखे गए। मैं जो सारे आपको चीजें बता रहा हूं, हमारे इतिहासकारों ने उनको नहीं लिखा, लेकिन जो वॉर जनरल्स हैं, जिसमें कि पाउना मणिपुर, जिसमें माइतेई ने जो एक विद्रोह किया, उसमें ब्रूटल उनको जहां पे उनको लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ। एक महान क्रांतिकारी बाबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने स्वधर्म से स्वराज के प्रणेता के रूप में इस लड़ाई को आगे लड़ा। मैं कहता हूं बाबा बिरसा मुंडा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्रिटिश हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। उनके ऊपर एक बड़ा जोल्ट था, एक बड़ा कुठाराघात था कि ऐसा एक वीर योद्धा, वैसा ट्राइबल योद्धा
जो उनके मिशन स्कूलों में मतांतरित कर लिया गया था। मतांतरण होने के बाद उन्होंने जब देखा कि ये जो मतांतरण होने के बाद भी किस तरह से साहब सौहब टोपी एक, अबुआ दिशोम अबुआ राज, इस तरह से किस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया, तो अंग्रेजों के नाक पे चने चबा दिया। हम सभी जानते हैं कि उन्हें जहर देकर मारने वाले कौन लोग थे। फिर चाहे जतरा भगत हो, चाहे लक्ष्मण रायक हो, चाहे राजमोहनी देवी हो, नारायण सिंह हो, सोना कौन हो, वीर नारायण हो, मतलब यहाँ पर मेरे पास समय की कमी है अगर मैं आपको एक एक क्षेत्र के महत्वपूर्ण जनजाति नायकों के बारे में अगर बताना चाहूँ। लेकिन प्रमुख रूप से मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चाहे वो टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, खाज्या नायक हो, शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, वीर भूमकाल गुंडाधुर का विद्रोह हो, चाहे हमारे विष्णु गोंड रहे हों, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उन्होंने ये जानते हुए भी कि उनका जो सामना है, उनका जो धर्म युद्ध है, वो एक ऐसी सत्ता से है जो हथियारों के रूप में, संसाधनों के रूप में कई मायनों में उनसे बहुत आगे है, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने इसको धर्म युद्ध माना और विदेशी जो सत्ता थी उसकी जो धार्मिक, राजनीतिक और जो सामाजिक आक्रमण और जो स्वतंत्रता थी उसको खत्म करने के लिए किस प्रकार से उसका विद्रोह किया। तो ये एक मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आज़ादी 75 वर्ष की शुरुआत की तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली तो बात ये कही कि आज़ादी का 75 वर्ष इस बात को लोगों के बीच पहुंचाने का है कि जो आज़ादी है वो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा नहीं मिली है। इस आज़ादी में अनेक गुमनाम लोगों की योगदान रहा है जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं। दूसरी उन्होंने जो प्रोमिनेंट बात कही कि इस आज़ादी के 75 सालों में हमने सबको लगभग लगभग सही उचित स्थान दिया, लेकिन जनजाति नायकों के भारत के स्वातंत्र समय में योगदान को ना ही इतिहासकारों ने उसका कोई स्थान नहीं दिया। इसलिए मुख्यमंत्री हमारे जो माननीय शिवराज सिंह जी ने और जो राष्ट्र के हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की। ये राष्ट्रीय छुट्टी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और बाबा साहब अम्बेडकर के दिवस जैसी एक महत्वपूर्ण छुट्टी है। हम ऋणी हैं, हम उस समय पर हैं कि जब जनजातियों के योगदान के लिए केवल कोरी बातें नहीं की जा रही हैं, उनके योगदान के लिए वास्तव में संस्थागत चीज़ें की जा रही हैं। मैं आपको इस पटल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 प्रोमिनेंट बड़े जनजाति नायकों के ऊपर संग्रहालय खोले जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक संग्रहालय है, रांची में बाबा बिरसा के नाम पर, राजपीपला में अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर, हैदराबाद में, नॉर्थ ईस्ट में यूथ तिरोत सिंह के नाम से, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, पूरे भारत में 10 महत्वपूर्ण जगहों पर एक संग्रहालय खोले गए हैं। और कल मैं दिल्ली में जब अपना उद्बोधन दे रहा तो माननीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी थी वहां पर, उन्होंने उनके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच के संवाद में ये बात कही कि जब 10 उनकी बात आई और जब उन्होंने देखा कि इतने सारे हैं तो उन्होंने कहा कि हमें 10 संग्रहालयों से भी हम उनको सही सम्मान नहीं दे पाएंगे, हमें पूरे देश में लगभग एक साल में और लगभग 52 संग्रहालय ऐसे खोलने चाहिए जहां पर जनजाति वीरों के लिए लोग जाएं, उनके जीवन से प्रेरणा लें। तो ये मेरा पहला पार्ट है जिसे मैं समराइज करता हूं और इस बात को बताना चाहता हूं कि परम पूज्य सर संचालक श्री मोहन भागवत जी ने भी ये बात अपने उद्बोधन में कही है कि ये जो आज़ादी का 75 वर्ष है ये हमारे राष्ट्र के स्व के तत्व को मजबूत करने का तत्व है, उस स्व की अनुभूति को सर्व समाज के बीच में ले जाने का तत्व है। और जब तक इस स्व की अनुभूति नहीं होगी, ना स्वराज से स्वाभिमान, स्व के साथ जो भी भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है, चाहे वो हमारा स्वाभिमान हो, स्वराज हो, हमारी स्वतंत्रता हो, स्वदेश हो, स्वाभिमान हो, जितने भी स्व के तत्व जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो जिसे हम बोल सकते हैं राष्ट्र का जो आत्म है, वो राष्ट्र का आत्म इस देश के 125 करोड़ लोगों के स्व से जुड़ा हुआ है। जब तक 125 करोड़ लोगों के स्व की जागृति नहीं होगी, इस राष्ट्र के आत्म की जागृति संभव नहीं है। तो ये जो पहला हिस्सा था इसमें मैं बताना चाहता हूं कि आप भी भारत के महान क्रांतिकारियों के साथ साथ, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो,
चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, उन सभी के जो स्मरण के साथ जनजातीय वीरों के, आपके क्षेत्र के जो जनजातीय वीर रहे हैं, उन नायकों को भी स्मरण करें, क्योंकि 75 वर्षों तक उनकी जो एक स्मरण था उसे कहीं ना कहीं तथाकथित इतिहासकारों ने किसी एक दृष्टिकोण के कारण उसे कहीं भुला दिया। और आज जो वो जनजातीय नायकों के योगदान को महज एक बाहरी लोगों के विद्रोह के तौर पर पेंट करना चाहते हैं, जो जनजातियों में जो राष्ट्रीयता का भाव है उस भाव को जो कम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और इस जो षड्यंत्र के तहत इस तरह किया जा रहा है ताकि जनजातीय समाज भारत की मूलधारा में शामिल ना हो सके, उसके साथ भारत के संविधान को किसी तरह वो कमतर आके इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर घर तिरंगा हो और जनजातीय नायकों का हर घर स्मरण हो। बाबा बिरसा मुंडा के साथ रानी दुर्गावती, टंट्या मामा, खाजिया नायक, भीमा नायक, वीर गुंडाधुर, वीर नारायण, मध्य प्रदेश के जो माटी के जो सपूत हैं, माटी के जो लाल हैं, उनको भी हम एक तरह से स्मरण करें। तो मैं समझता हूँ कि ये उद्बोधन यहाँ तक के लिए पर्याप्त है। कुछ प्रश्न आपके होंगे तो हमें उन्हें जरूर उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। जैसे बारिश जमती है वैसे दर्शक भी जम गए हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिज्ञासाएं भी आती जा रही है। तो आपने जहां से प्रारंभ किया कि तिलका मांझी से जनजातीय योद्धाओं का योगदान हम गिन सकते हैं, तो अभी हाल ही में हम गए थे मटली, जहां बिरजू नायक की हवेली है क्रांतिकारी की। तो वहां के ही सामान्य जन के मन में यह है कि बिरजू नायक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, तांत्रिक थे। ऐसा ये जो भ्रम फैलाया गया है, यह भ्रम इन योद्धाओं के बारे में किसने फैलाया और क्यों फैलाया और अभी तक वो कैसे चल रहा है? आवाज आ रही? मैं समझता हूँ हाँ डेटा कनेक्शन की कुछ हाँ, आपका अभी नेटवर्क क्लियर है? कनेक्शन अभी क्लियर है? जी जी। प्रश्न रिपीट करें वैसे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तिलका मांझी से जो हमने जनजाति समाज का आपने संघर्ष बताया और वो लगातार चलता रहा, लेकिन इस संघर्ष के दौरान अभी ये पता चलता है कि 75वें वर्ष में ये नाम पता चले, जनजाति गौरव दिवस आया तब ये नाम पता चले, जब सरकार ने इतने बड़े स्तर पर अभियान किया, आप जैसे लोगों ने इतने बड़े स्तर पर व्याख्यान दिए, कार्यक्रम हुए। बिरजू नायक के हम जब उनकी हवेली पर गए बड़वानी में, मटली गांव में जो है, तो वहां पर उनको स्वतंत्रता सेनानी है ऐसा लोगों को ध्यान नहीं है, ऐसा लगता है कि वो तांत्रिक है और वहां के लोगों के मन में यही बात आती है। तो ये भ्रम किसने फैलाया, कैसे फैलाया, और अब इसको कैसे, इसका समापन हो सकता है, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जैसा आपने बंकिम चंद्र का एक नॉवल सुना होगा, सन्यासी विद्रोह के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस वक्त पर जो ब्रिटिश सत्ता थी उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा होता था कि कहीं पर अगर 20-25 से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तो वो सत्ता का सिंहासन डोलने लगता था। उस वक्त पर केवल एक ही माध्यम था कि अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो वहां पर ही संख्या को जोड़ा जा सकता था। आप जानते हैं जैसे कि परम पूज्य बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार गणेश उत्सव को लेकर एक राष्ट्रीयता की आवृत्ति और जागृति जगाई, उसी प्रकार हमारे जनजातीय क्षेत्रों में भी जो एजेंट हुआ करते थे, वो जैसे ही देखते थे कि कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो उन्हें लगता था कि कहीं ना ये विद्रोह करने के लिए तो नहीं जुड़ रहे हैं। इसीलिए जो जनजातीय नायक थे उनको कहीं ना कहीं अपना स्वरूप धार्मिक बनाना पड़ता था। इसीलिए बाबा बिरसा मुंडा ने भी, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने आप को बिरसाइयत के नाम पर एक संत और एक गुरु के तौर पर स्थापित किया, ताकि जब लोग जुड़ें, उनके अनुयायी जुड़ें, तो जो अंग्रेज लोग हैं वो लोकल भाषा में ये नहीं समझ पाते थे
कि वहां पर बातें विद्रोह की हो रही हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश, चाहे वो राजा शंकर शाह या रघुनाथ शाह हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भी जो 52वीं इन्फेंट्री बटालियन है उसके लोगों से जब बात करने जाते थे तो वो साधु का विद्रोह पहनकर, चोला पहनकर जाते थे और वहां पर एक साधु के रूप में उनके साथ संवाद करते थे। तो चूंकि वो जो जनमानस में उनकी स्मृति एक संत महात्मा साधु के तौर पर थी, इसीलिए कालांतर में लोगों को लगा कि ये धार्मिक लोग थे, लेकिन उस समय पर धर्म सत्ता और राज सत्ता जो भारत की थी उसने मिलकर इस विदेशी सत्ता को उखाड़ने का प्रण किया था। और ये जो प्रयास होता है, क्यों उन्हें धार्मिक बनाया जाता है, ये दिखाकर उनकी जो कहीं योगदान को कम करने का प्रयास है। ये तथाकथित एक ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो कहीं ना कहीं जनजातियों को फॉडर या चारे की तरह उपयोग करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी जो भी क्रांतिकारी ने उनकी जो ये जो दुर्व्यवहार है उनके बारे में जब भी बताना शुरू किया तो वो उसके पैरेलल में ये खड़ा करते हैं कि देखिए आपके साथ तो यहाँ पर भी दुर्व्यवहार हुआ था, तो अंग्रेजों ने कोई दुर्व्यवहार आपके साथ किया नहीं था। उद्देश्य केवल इतना है कि जो अस्मिता है, जनजातियों की जो अस्मिता है, स्व का भाव है कि हमने भी इस देश में, इस देश की स्वतंत्रता में, इस देश को विरोधी परतंत्रताओं से करने के लिए योगदान दिया है, इसको खत्म करके उन्हें एक नई पहचान देने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो ये नई पहचान को कैसे आप करेंगे? आधुनिक समाज में बोल दीजिए कि ये तांत्रिक हैं, ये भूत पे कूदते थे, इनका कोई वो नहीं है। तो स्वाभाविक सामान्य पढ़े लिखे मानवीय को लगेगा कि नहीं, ये तो एक धार्मिक कार्य कर रहे थे, इनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं रहा हो। आप गोविंद गुरु की बात करें, जिन्होंने मानगढ़ धाम में किस प्रकार हजारों लाखों लोगों के बीच में एक तरह से अलख जगाई। प्रश्न यही था, मुखौटा यही था कि क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो धार्मिक विरासत है, उसमें धर्म को बचाना है। तो धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध करना है, उससे परितंत्र सत्ता से जिस प्रकार धर्म का क्षय हुआ उसे रोकने के लिए कई महान क्रांतिकारियों ने इस चोले को ओढ़ा है। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी एक समय पर साधु के वेश में रहे। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद हैं जिन्होंने किस तरह लोगों को एक साधु के वेश में हजारों युवाओं को प्रेरित किया। तो ये जो एक हमारा वो दौर रहा है, उस दौर में अंग्रेजी शासन की जो एक तरह की रणनीति थी कि किसी भी विद्रोह को दबाओ, उस विद्रोह को दबाने के लिए कई महान क्रांतिकारियों ने, उसमें जनजाति रहे हैं, उसमें कई दूसरे भी क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने साधुओं का वेश धारण करके साधुओं के साथ इस जन जागरण को जगाने का और स्वतंत्र समर में अपना योगदान देने का काम किया है। तो जो आपने बताया, ये आज़ादी का 75 वर्ष है। हम हर एक उस गुमनाम के लिए उस गांव में, उस घर में उसकी प्रतिमा की स्थापना करें। आपको जानकर ये आपको पता ही है कि किस प्रकार टंट्या मामा के नाम पर हमने लगभग 6.5 लाख लोगों के बीच हम पहुंचे। लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा थी जो उनकी पवित्र जन्मभूमि से लेकर उनकी जो कार्यस्थली है पाताल पानी, वहां तक हम लेके गए। लेकिन क्या है कि जो 75 सालों से जिन्होंने जनजाति नायकों के पूरे योगदान के ऊपर एक पत्थर डाल के रखा था, आज अचानक वो लोग बड़े सक्रिय हो गए हैं। मुझे किसी ने बताया कि आज एक बड़े व्यक्ति जो है टंट्या मामा को याद करने के लिए कहीं पर पहुंच रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 75 वर्षों में से लगभग 60 वर्ष तो एक पर्टिकुलर विचारधारा का शासन रहा है। उस विचारधारा ने भारत के प्रत्येक क्रांतिकारी के योगदान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, चाहे वो वीर सावरकर रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे हमारे जनजाति नायक रहे। तो क्या 75वें वर्ष में जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जब भारत के संविधान की ताकत के आधार पर एक जनजाति महिला, एक वनवासी महिला, एक सनातन धर्म को मानने वाली महिला जिनकी आस्था जगत के नाथ में है, जब वो वहां पर पहुंच गई है, तो क्या कहीं ना कहीं इन जनजाति क्षेत्रों में जो एक इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं हिल रहा है। और उस इकोसिस्टम की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं लोग अब कंठी माला पहनकर जनजाति नायकों के नाम लेने लगे हैं। लंबा समय रहा है, लेकिन वो अब ये जो उनका ये जो ढकोसला है, इसे अब कॉल ऑफ कर दिया गया है। लोगों को पता चल गया है कि ये जो मंदिर जाने वाले लोग हैं, इनकी पीछे असलियत क्या है, और जो जनजाति नायकों के अब जो समाधियों पर जाके जो पुष्प चढ़ा रहे हैं, उन्होंने उनकी क्या स्थिति रही है, ये सबको पता है। तो कोई बात नहीं, उनको भी करने दीजिए, देर आए दुरुस्त आए। बस ये मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने बात कही
कि वो एक तरह से ऋषियों के रूप में, मुनियों के बीच में जाते थे, तो उसके पीछे एक कारण था। एक प्रश्न है कमेंट्स में कि मांडव में वहां के स्थानीय जनजाति बंधुओं ने जब बाज बहादुर था तो बाज बहादुर से कोई संघर्ष किया है क्या, उसका कोई उदाहरण है क्या? जी जी, देखिए बाज बहादुर का संपर्क मेरे मुझसे सीधा जुड़ा हुआ है। मेरी माँ चूंकि सिंगौड़गढ़ से हैं और जो मेरे परम पूज्य नाना हुकुम थे वो सिंगौड़गढ़ के आखिरी राजा थे। रानी दुर्गावती ने 17 बार बाज बहादुर को हराया है। आप सभी जानते हो कि वो मालवा का राजा था और 17 बार वो रानी दुर्गावती से हारा है। एक बार तो रानी दुर्गावती ने उसके चाचा को मार दिया था। वो रोते रोते वहां पर अकबर के दरबार में पहुंचा है। तो ये सभी को पता है कि कैसे ये सब लोग वहां पे हारे हुए। तो ये जो बाज बहादुर हो, चाहे आसफ खान हो, ये एक लंबी पीढ़ी परिपाटी रही है उन सबके खिलाफ ट्राइबल्स ने किस तरह। और रानी दुर्गावती की जो सेना थी, जब वो मालवा से आक्रमण करता था तो रानी दुर्गावती की सेना में जो तीरंदाज थे वो हमारे वीर भील तीरंदाज, गोंड तीरंदाज, यही लोग थे जो उनके साथ युद्ध करते थे। आपका म्यूट है, आपकी आवाज म्यूट है अमन जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम बात तो इंडिजिनस डे पर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन अब सबको उसका सत्य पता चल ही गया है, समय भी अधिक हो गया है। बस मैं आपसे उसका एक कंक्लूजन लेना चाहता हूं कि इंडिजिनस डे या जनजाति गौरव दिवस क्यों? मैं इसको बड़े उसमें आपको समराइज करता हूँ। किसी आर्थिक मंच पर मैं अपना उद्बोधन दे रहा था, तो चर्चा डब्ल्यूटीओ और उन सबसे चल रही थी। तो हाल ही में आप सभी को पता है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ में जो एक सब्सिडी भारत सरकार किसानों को देती है, उसका विरोध डब्ल्यूटीओ में किया गया है। डब्ल्यूटीओ को बनाने वाली संस्था सभी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को वास्तव में जनजातियों की अस्तित्व और अस्मिता पे इतनी चिंता है, तो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में भारत सरकार या अन्य देश, जो लोग वहाँ की जो लोकल लोगों को एक्सपोर्ट प्रोत्साहन के लिए जो सब्सिडी देना चाहते हैं, ये उसका विरोध क्यों करते हैं? आप अमेरिका के किसान को करोड़ों बिलियन डॉलर की सब्सिडी देते हैं ताकि उसका जो कच्चा माल है वो हमारे देश से गरीब देशों में कम दर के कारण पहुंच जाए, और हमारे देश का जो छोटा किसान है, चाहे वो आदिवासी किसान हो, उसकी कोदो कुटकी कभी इंटरनेशनल मार्केट में क्यों ना पहुंचे। इसके लिए डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं एक तरह से काम करती हैं। और ये एक मखौटा है कि कहीं जो एक वैश्विक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, देखिए वास्को डी गामा 1498 में आया था, लेकिन उसका उद्देश्य व्यापार था। उसी प्रकार जो बड़ी बड़ी वैश्विक संस्थाएं हैं, अगर ये इतनी सीरियस हैं जनजातियों के लिए, तो ये जनजातियों या उस देश में रहने वाले जो मूल निवासी हैं, उनके व्यापारिक अधिकारों पर किस तरह कुठाराघात क्यों कर रही है? उनका उद्देश्य केवल मार्केट खोजना है। देश में लगभग 72 ऐसे देश हैं जहां पर भी उनका मार्केट नहीं था, तो उन्होंने जैसे ही ये घोषित की उसके बाद उनका मार्केट हो गया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये विश्व इंडिजिनस डे का जो एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को, डिक्लेरेशन को आप उठाएं, नेट पे अवेलेबल है। उसमें 46 उपबंध हैं, 46। उन 46 उपबंधों में से लगभग 5 उपबंधों में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी देश के कुछ लोग अगर चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लें। इसी डिक्लेरेशन का पैरा 9 ये कहता है कि किसी भी देश के कुछ समूहों को यह अधिकार है कि वो अपने देश से अलग किसी और देश को अपना देश घोषित कर दें, उस देश की नागरिकता स्वीकार कर लें और उस देश के धर्म को अपना धर्म बना लें। ये उस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का जिस्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा देश है
जो अलगाववादी शक्तियों को एक थाली में परोस कर ये अधिकार देगा कि आप जब चाहें किसी देश को, चाहे इटली को या किसी और देश को अपना देश बना लें और कहें कि भाई अब हम उस देश के निवासी हैं, हम इस देश के निवासी नहीं, हम वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, यहाँ से हम डिक्लेयर कर लें। तो क्या ऐसे किसी उपबंध को भारत का संविधान अनुमति देता है? नंबर 1। नंबर 2, जो भारत है, भारत के 2 बहुत महत्वपूर्ण रेटिफिकेशन हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, आर्टिकल 107 और आर्टिकल 169। भारत ने आर्टिकल 107 तो रेटिफाई किया, लेकिन 169 को रेटिफाई नहीं किया है। आर्टिकल 169 में शब्दशः यही उपबंध है, लेकिन आर्टिकल 169 लीगल बाइंडिंग है, इसलिए भारत ने उसे रेटिफाई नहीं किया, ये कहते हुए कि आज तक आपने मूल निवासी की परिभाषा क्या है ये तो बताया नहीं। भारत ने जो परिभाषा स्थापित की है, जो वक्तव्य दी है कि वो देश जहां पर आज भी यूरोपीय सत्ताएं वहां के शासन पर काबिज हैं, वहां पर रहने वाला जो समाज है वो वहां का मूल निवासी समाज है। चूंकि भारत देश में आज कोई विदेशी सत्ता ना कहीं बाहर से यूरोपीय सत्ता कायम नहीं है, इसलिए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का निवासी है, मूल निवासी है। हम तो कहते आए हैं कि भारत माँ के सब हैं लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो दोहरी नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं की थी। तो इस विषय पे मैं ज्यादा अधिक नहीं जाता हूँ। अब चूंकि लोक में कुछ व्याप्ति हो गई है 2007 से, तो लोक में जो व्याप्त हो गया है उसके पीछे जो भी ताकतें हैं उसे जो बढ़ाना चाहती हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जनजाति समाज के पास हर ऋतु, हर व्यवहार, दिवासा, नवाखाई, हमारे पास हमारे समाज के छोटे छोटे प्रकृति को पूजने के त्योहार हैं। उन त्योहारों को हम क्यों नहीं मानते हैं? हमारे पास जो एक जनजाति नायकों की श्रृंखला है जो नाम लेते हुए खत्म नहीं होती, उन नायकों के दिवसों के दिन को क्यों भूलते हुए हम उन ऐसे दिवसों की बात करें और उस पर अपने स्मृति और समाज को जोड़ें जिन लोगों ने अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के 75% मूल निवासियों का नरसंहार किया है। तो ये तो वैसे ही हो गया कि कसाई से सर्टिफिकेट ले लिया जाए और बोला जाए कि कसाई बहुत अच्छा है, वो कहता है कि मैं आपका बहुत शुभ चिंतक हूं। तो जिन्होंने पूरी दुनिया के मूल निवासियों को मारा, उनके द्वारा दिए गए किसी षड्यंत्र को हम एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें और अपने स्व को भूल जाएं। तो भैया सभी से निवेदन है, आज़ादी का 75 वर्ष है, अपने स्व को जानो। और आपको अगर बनाना ही है तो 15 अगस्त है हमारा मूल निवासी दिन, 15 अगस्त है आदिवासी दिन, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही ये विदेशी सत्ता भारत के देश से हटी थी और इस सत्ता से जो जनजाति हैं उनको अपने अधिकार मिले थे संविधान के माध्यम से। जनजाति नायकों के गौरवपूर्ण इतिहास का दिन 15 नवंबर है। उस दिन याद करें बाबा बिरसा मुंडा ने किस तरह योगदान दिया था, किस तरह स्वधर्म से स्वराज की ओर अपनी बातों को रखा था। तो बाकी सभी विवेकशील हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई सब स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मनाएं, हमें कोई समस्या नहीं, परंतु राष्ट्र विरोधी बातें ना करें। राष्ट्र के खिलाफ कोई भी एक षड्यंत्र अगर करेगा तो उसका प्रतिकार वैचारिक रूप से या जमीनी रूप से हम करेंगे, क्योंकि जो भी राष्ट्रवादी है, जो तिरंगे का सम्मान करता है, जो भारत का सम्मान करता है, जो भारत के संविधान का सम्मान करता है और जो भारत के बंधुत्व के भाव का सम्मान करता है, उस सम्मान को जो भी ठेस पहुंचाएगा, जो जातिवाद व्यवस्था बढ़ाएगा, जो क्षेत्रवाद बढ़ाएगा, जो भाषाई विषांतर खड़ा करेगा, इन लोगों का प्रतिकार किया जाएगा। सबकी संस्कृति, भारत की संस्कृति, जनजाति समाज की संस्कृति, समूल संस्कृति की जड़ एक है, वो भारत की संस्कृति है। इसे अलग करके दिखाने का, विभाजन करने का, डिवाइड एंड रूल करने का जो लोग प्रयास करेंगे, लोक में जो लोग ये बातें करेंगे, वो अगर जब तक उस सीमा के अंदर रहते हुए करेंगे तब तक हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस समय वो लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे जहां पर वो राष्ट्र के हितों के खिलाफ बात करना शुरू करेंगे, वहां पर हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, मतलब इतने अच्छे से विषय रखने के लिए। मतलब हमारे श्रोता भी सभी जम गए हैं, मतलब वो हटना नहीं चाहते, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं। आपने अल्प निवेदन पर ये आप उपस्थित हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से आग्रह है कि वो और भी प्रश्न करना चाहते हो कमेंट्स में कर दे, तो हम भाई साहब से बाद में कभी समय लेकर फिर से कोई वेबिनार करने का प्रयास करेंगे। कल किसी एक और विषय पर एक और विषय विशेषज्ञ के साथ हम इस स्वराज संवाद की श्रृंखला में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।